दोस्तों हम आज बैठे हैं किया सोनेट डीसीटी में। और इसके अलावा आपने काफी वोक्सवैगन की गाड़ियां जो हैं उनमें देखा होगा कि यार डीएसजी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। पर ये प्रॉब्लम क्यों आते हैं और आपने क्या करना चाहिए गियरबॉक्स प्रोटेक्ट करने के लिए, चलिए देख लेते हैं इस वीडियो में किया सोनेट डीसीटी के साथ। दोस्तों पहली चीज है कि काफी लोग कहते हैं कि आपको ट्रांसमिशन जो है वो पार्क में शिफ्ट तो करना है, पर शिफ्ट कैसे करना है। अब समझिए मेरी गाड़ी है ड्राइव में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और मुझे अगर पार्क में शिफ्ट करना है तो काफी लोग तो ऐसे ही कर देंगे, पार्क में शिफ्ट कर लो, हैंड ब्रेक खींच लिया, बात खत्म। एक तरीके से ये सही है अगर आपने ब्रेक पे पैर रखा है तो। अगर आपने ब्रेक पे पैर नहीं रखा तो इसकी एक अलग तकनीक है। तो समझिए हम वापस ड्राइव में डाल देंगे गाड़ी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाड़ी थोड़ी हिल भी रही है क्योंकि गाड़ी ड्राइव में है। जब मैं पैर हटाऊंगा ब्रेक से तो गाड़ी हिलने लगती है, कौन सी भी ऑटोमेटिक हिलने लगती है। पर इस केस में अगर आपको आपके ट्रांसमिशन के माउंट जो होते हैं उनमें से प्रेशर रिलीव कर लेना है ताकि ट्रांसमिशन का माउंट भी अच्छा खासा आपका बना रहे, काफ़ी सालों तक चले, तो इसके लिए आपको अपनी ऑटोमेटिक कार जो है या फिर डीसीटी कार जो है वो न्यूट्रल में शिफ्ट करनी है। हैंड ब्रेक खींच लेना है। हैंड ब्रेक आप बटन दबा के भी खींच सकते हैं, अगर आप वैसे नहीं करना चाहते तो सीधी सीधी खींच लीजिए, आसान सी बात है। और फिर पार्क में शिफ्ट कर लीजिए। इस तरीके से हमने पार्किंग गियर जो है उस पर भी ज़्यादा प्रेशर बना के नहीं रखा, इंजन माउंट जो होते हैं उस पर भी ज़्यादा प्रेशर बना के नहीं रखा। तो आप कहोगे कि भाई प्रेशर बना के कहाँ रखा? प्रेशर बना हुआ है हैंड ब्रेक में, हैंड ब्रेक पे प्रेशर बना हुआ है, पीछे के पहिए जो है उसके ब्रेक पे प्रेशर बना हुआ है। तो आप बाकी सिस्टम को ज़्यादा इन्वॉल्व होके परेशान नहीं कर रहे हो, यानी इसकी लाइफ जो है काफ़ी लंबी चलती रहेगी। तो ये एक टिप एकदम ऑटोमेटिक कार की भी है और डीसीटी की भी है। दूसरी चीज़ है दोस्तों, आप समझिए ट्रैफिक में आप अटके पड़े हो बहुत बड़े ट्रैफिक जैम में, और हर बारी में आपकी ड्राइव में गाड़ी होने वाली है, आप थोड़ा थोड़ा पैर हटा के थोड़ी थोड़ी गाड़ी आगे लोगे, फिर वापस ब्रेक लगाओगे। इसमें क्या होता है, क्लच पे अनइवन वेयर होना शुरू हो जाता है। पर ये अनइवन वेयर क्यों होता है? देखिए मैनुअल गाड़ी अगर आपको पता है तो क्लच थोड़े थोड़े छोड़ने पे गाड़ी थोड़ी थोड़ी आगे चलने लगती है। एक स्पीड पकड़ने के बाद वो क्लच आप पूरा पूरा अगर आप छोड़ भी दोगे तो गाड़ी चलती रहती है। इस केस में क्या होता है कि क्लच पे ज्यादा वेयर एंड टेयर नहीं होता, क्लच में फ्रिक्शन बना नहीं होता, क्योंकि स्लिप जो होता है इंजन और गियरबॉक्स के बीच में या फिर क्लच के बीच में वो ज्यादा नहीं होता। तो हर बारी में जब आप ब्रेक छोड़ते हो तो स्टार्टिंग में तो क्लच स्लिप ही होना है, क्योंकि क्लच पूरा पूरा अगर एंगेज हो जाए तो आपके मैनुअल गाड़ी जैसे कौन सी भी ऑटोमेटिक गाड़ी भी बंद हो जाएगी। तो इस वजह से दोस्तों आपका क्लच ओवरहीट हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाड़ी ड्राइव में है, गाड़ी चलने लगी है और ज़्यादा लोड है गाड़ी पे क्योंकि रास्ता भी थोड़ा ख़राब है, और अभी तक पूरा पूरा क्लच एंगेज नहीं हुआ है। गाड़ी खुद से चलती रहेगी, फिर भी आपकी गाड़ी में हो सकता है कि वार्निंग भी आए कि आपका क्लच गर्म हो रहा है, और अगर एक क्लच गर्म हो रहा है तो दूसरे क्लच पे ही गाड़ी चलेगी। एक क्लच पे डीसीटी में होता है 1 3 5 7 गियर्स, अगर आपके गाड़ी में 7 गियर्स है, और दूसरे गियर पर दोस्तों होते हैं इवन गियर्स, यानी 2 4 6। ये सारे गियर जो है एक क्लच पे होते हैं, दूसरे ऑड गियर दूसरे ऑड क्लच पे होते हैं। तो इस तरीके से डीसीटी चलते रहता है। तो जब ट्रैफिक जाम में समझिए फर्स्ट गियर जो है वो गर्म हो जाता है तो गाड़ी सेकेंड गियर से ही उठाने की कोशिश करेगी, वो भी क्लच गर्म कर देगी और वापस आपको एरर आ जाएगा कि भाई आपका सेकेंड क्लच भी गर्म हो गया, आप साइड में गाड़ी रोको। तो आपने लोनावला के वीडियो देखे होंगे जहाँ पे काफ़ी सारे गाड़ियाँ जो है वो गर्म हो चुकी थी, बॉनेट खोलकर बैठी थी, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था, और सारे लोग अपना क्लच स्लिप कर रहे थे। मैनुअल गाड़ी हो डीसीटी गाड़ी हो, सब गाड़ियाँ बंद पड़ी थी। तो इसको आप बहुत आसानी से अवॉइड भी कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपको पता है कि आप ट्रैफिक जैम में बहुत देर रुकने वाले हो, सिग्नल लगा हुआ है बहुत लंबा, ट्रैफिक जैम जो है पूरा पूरा रुका हुआ है, तो आप आसानी से गाड़ी न्यूट्रल में शिफ्ट कर दीजिए, हैंड ब्रेक खींचिए, बस बात खत्म। आपकी जर्नी जो है वो बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि आपको ब्रेक दबा के नहीं रखना है, और गाड़ी भी बोलेगी कि भाई मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ जब तक ट्रैफिक हिलने ले लगता। तो आपके क्लच भी जो है वो ठंडे हो जाएंगे, थोड़ी गाड़ी आपकी थोड़ी बहुत ठंडी हो जाएगी और आप आराम से जा पाओगे। तो दोस्तों इस केस में क्या किया जा सकता है, देखिए अगर आप एकदम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, ट्रैफिक थोड़ा हिलने लगता है, तो आप तुरंत से गाड़ी ड्राइव में डालकर ब्रेक छोड़ के दबाइए, छोड़ के दबाइए, ये चीज मत करिए। थोड़ा ट्रैफिक आगे जाने दीजिए, ब्रेक पूरा पूरा छोड़िए, गाड़ी का स्पीड जो है वो पिकअप होने दीजिए, 6 7 8 किलोमीटर पर आवर्स पे गाड़ी खुद से खुद चलने लगेगी, और जब आप आगे वाले गाड़ी के नजदीक जाओगे तब आप ब्रेक लगा लीजिए। दूसरी चीज, आपको डीसीटी गाड़ी में ब्रेक जो है वो पूरा छोड़ना है और पूरा दबाना है। पूरा दबाइए ना दबाइए, बट आप टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक में थोड़ा आप अगर ब्रेक छोड़ देते हैं तो गाड़ी एकदम स्मूथली आगे बढ़ने लगती है। डीसीटी ये क्रिएट करने की कोशिश करती है, पर इसी केस में जो है आपका क्लच ओवरहीट होता है। तो आप पूरा पूरा क्लच छोड़ दीजिए, जैसे मैंने अभी वापस गाड़ी ड्राइव में डाल दी,
और ब्रेक आप देख सकते हो मैंने पूरा पैर हटा दिया है ब्रेक से, और अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा एक्सेलरेटर भी दे सकता हूँ। हाँ, एक्सेलरेटर से दूसरी बात है दोस्तों कि अगर आप ट्रैफिक में जा रहे हो तो एक्सेलरेटर देने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी क्रीप होती है, गाड़ी इंटेलिजेंट होती है, काफ़ी प्रोग्राम्ड होती है, तो उसको करने दो, क्रीप होने दो गाड़ी को, आप तुरंत एक्सेलरेटर मत दीजिए। तो ये एक दूसरी टिप हो गई दोस्तों। तो दोस्तों फिर आपको डीसीटी गाड़ी के साथ ट्रांसमिशन लॉजिक समझना है। डीसीटी क्या करता है, डीसीटी एक तरह के मैनुअल ट्रांसमिशन को डुअल क्लच ट्रांसमिशन में थोड़ा बहुत कन्वर्ट किया होता है, काफी सिमिलर इसका मैकेनिज्म होता है। तो ये मैकेनिज्म जो है वो किसके हिसाब से चलेगा, ये टीसीयू यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट के हिसाब से चलेगा। ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट को प्रोग्राम किया जाता है कि जब आप एक्सीलरेटर दे रहे हो तो भाई आप नेक्स्ट गियर तैयार रखो। हाँ, अगर आपको पता नहीं है, डीसीटी में आपकी गाड़ी जो है आपके इनपुट्स के हिसाब से अगला या फिर पिछला गियर तैयार करके रखता है, यानी जब गियर चेंज करने का टाइम आए सिर्फ क्लच जो है आपके स्विच हो जाएंगे और इंस्टेंटेनियस आपको गियर शिफ्ट मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जब भी मैं एक्सीलरेटर पे पैर रखूंगा, गाड़ी अज्यूम कर लेगी कि भाई हमें एक्सीलरेट करना है, स्पीड बढ़ाना है, तो स्पीड बढ़ाने के हिसाब से गाड़ी अगला गियर, यानी अगर मैं 4th गियर पे हूँ तो 5th गियर तैयार करके रखेगी। सिमिलरली अगर मैं ब्रेक दबाता हूँ तो गाड़ी समझ लेगी कि भाई हम रुकने वाले हैं, स्लो डाउन होने वाले हैं, और ब्रेक का फंक्शन ही वही होता है, तो उसके हिसाब से गाड़ी नीचे वाला गियर जो है वो तैयार करके रखेगी। तो हर बारी में आपका नीचे वाला गियर या फिर अगले वाला गियर जो है इस हिसाब से सिलेक्ट होकर रखता है। तो अगर आप समझिए एक्सीलरेटर फुल देते हो, ये किक डाउन एक्सीलरेशन कहते हैं या फिर किक डाउन फंक्शन कहते हैं गाड़ी का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं तुरंत 5th गियर पे मैंने फुल एक्सीलरेटर दिया, बहुत सारा लैग है, और उसके बाद बहुत सारा नहीं है पर नोटिसेबल लैग है, और उसके बाद गाड़ी पिकअप कर रही है स्पीड। तो ये क्यों हो रहा है दोस्तों, लैग क्यों है? क्योंकि देखिए गाड़ी पे मैंने एक्सीलरेटर दे के रखा है, तो गाड़ी अज्यूम करिए कि भाई हम नेक्स्ट गियर लगाने वाले हैं, पर मैं तुरंत अगर फुल एक्सीलरेटर दे देता हूं तो ज़रूरत तो यही है कि भाई एकदम से हमें स्पीड बढ़ाना है। स्पीड बढ़ाने के लिए नीचे वाला गियर सिलेक्ट होना ज़रूरी है। तो आपने पैर फुल एक्सीलरेटर पे देने और नीचे वाला गियर सिलेक्ट होने के बीच में थोड़ा लैग होता है। वो कंप्यूटर का लैग हम कह सकते हैं, सिस्टम का थोड़ा लैग कह सकते हैं, पर ये लैग एक कारण से होता है। कौन सी भी आप ऑटोमेटिक गाड़ी ले लीजिए, ये थोड़ा बहुत लैग होता है। तो ये आपको ट्रांसमिशन के शिफ्ट में समझना है। दूसरी चीज़, आपके गाड़ी में ज़्यादातर मैनुअल का भी ऑप्शन आ जाएगा। हाँ, ऑटोमेटिक गाड़ी में आपको मैनुअल का ऑप्शन मिल जाता है, यानी अगर आप घाट्स पे चला रहे हो, आपको स्पोर्टी ड्राइविंग करनी है, तो आप मैनुअली गियर्स का कंट्रोल ले सकते हो। तो इस केस में मेरे पास पैडल शिफ्टर्स है नहीं। अगर आपको पता है तो पैडल शिफ्टर लेफ्ट साइड में आपको डाउन का गियर लगा कर देगा और राइट साइड में आपका गियर यानी अगला गियर। इस केस में मुझे गियर लीवर पे ही पूरा कंट्रोल दिया गया है। तो अगर गियर लीवर मैं ड्राइव से राइट में शिफ्ट कर देता हूँ तो गाड़ी मेरी मैनुअल मोड में चली जाती है। इस केस में अगर आपकी गाड़ी में ड्राइव मोड्स है, यानी स्पोर्ट, इको, नॉर्मल मोड्स है, जैसे इस गाड़ी में, ये डीएक्टिवेट हो जाते हैं, सिर्फ आपकी गाड़ी मैन्युअली चलने वाली है। तो यहाँ पर अगर मैंने एक्सीलरेटर पे पैर रखा है और नीचे में गियर लीवर खींच लेता हूँ, यानी मैं नीचे वाला गियर मांग रहा हूँ, तो ये सिलेक्ट होने में जैसे एक आधा सेकेंड का 1 सेकेंड का गैप बन जाता है इसमें, क्योंकि ट्रांसमिशन, जैसे मैंने बताया कि क्योंकि मेरा पैर एक्सीलरेटर पे है, ट्रांसमिशन समझ लेता है नेक्स्ट गियर हमें प्रिपेयर करके रखना है, तो नीचे वाला गियर सिलेक्ट होने में थोड़ी तकलीफ होती है। सिमिलरली मैं थोड़ी स्पीड बढ़ाकर आपको ये भी दिखा देता हूँ। तो स्पीड हमने अराउंड 50 रखी है, तो यहाँ पर 5th गियर जो है वो मैन्युअली सिलेक्टेड है। तो अगर मैं एक्सीलरेटर देख के मैंने नेक्स्ट गियर लगाया है तो तुरंत जो है मेरा नेक्स्ट गियर सिलेक्ट भी हो जाता है। आप आरपीएम में डिफरेंस देख सकते हैं। अगर मैं एक्सीलरेटर देकर माइनस कर लेता हूं तो यहाँ पर आप लैग देख सकते हैं, पर गियर लगने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। वैसे ही दोस्तों, अगर मैं ब्रेक दबाकर अगला वाला गियर जो है वो सिलेक्ट करूं, इसमें अगला वाला गियर लगने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इस केस में थोड़ा डिले जो है आप समझ सकते हो कि आएगा। और आप सोचिए कि क्या एक्चुअली में ये लॉजिकल होता है कि आप अगर डिसेलरेट कर रहे हो और आप अगला गियर जो है वो सिलेक्ट कर रहे हो। सिमिलरली हाँ, कभी कभी एक्सीलरेटर पे समझ सकते हैं कि आपको एकदम से ओवरटेक करना है, पर आप मज़े के लिए अगर कर रहे हो तो क्या पॉइंट बनता है कि आप माइनस वाला गियर लगाए एक्सीलरेटर पे, तो आपका तो फ्यूल वेस्ट होगा, गाड़ी का ट्रांसमिशन कंफ्यूज होगा। दूसरी चीज़ है, ट्रांसमिशन लॉजिक जो है वो इवॉल्व होते जाता है आपके ड्राइविंग कंडीशंस या फिर आपके ड्राइविंग के टेक्निक के अनुसार। तो दोस्तों इस तरह से जो है आपका ट्रांसमिशन जो है वो सीखते जाता है। तो अगर आप किसी के साथ गाड़ी शेयर कर रहे हो, आपके भाई के साथ, बहन के साथ, वाइफ के साथ, स्पाउस के साथ, जो भी है आपका, उनके साथ गाड़ी शेयर करते हो, तो कभी कभी आपको लग सकता है यार गाड़ी अजीब बिहेव कर रही है, मेरे हिसाब से बिहेव नहीं कर रही। तो इसका ये एक कारण हो सकता है कि ट्रांसमिशन लॉजिक जो है वो सीख चुका है आप कैसे गाड़ी चलाते हो।
तो अगर दो लोग अलग अलग तरीके से गाड़ी चला रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कंफ्यूज होगा या फिर उस तरीके से वो ट्रेन होते जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपके गाड़ी का मेंटेनेंस होना काफ़ी ज़रूरी है। आपकी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन डीसीटी हो, एएमटी हो, मैनुअल ट्रांसमिशन भी, सारे गियरबॉक्स में आपको ऑयल मिलता है। हाँ, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो आते हैं वो कंट्रोल कैसे होते हैं, तो वो कंट्रोल होते हैं ऑयल के थ्रू। ऑयल के थ्रू कैसे कंट्रोल होते हैं, तो उनमें एक कंट्रोलर लगा होता है जो सोलेनॉइड्स के थ्रू आपका ऑयल का प्रेशर जो है वो मॉड्यूलेट करता है, उस हिसाब से आपके गाड़ी के गियर्स बदलते जाते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपका कंट्रोलर का ऑयल टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है कि नहीं, आपको पता लगाना है। अगर नहीं हो रहा तो आप चेंज करवाइए टाइम टू टाइम, रेगुलर मेंटेनेंस करवाइए। गियरबॉक्स का ऑयल टाइम टू टाइम चेंज करवाइए। वोक्सवैगन जैसी बहुत सारी कंपनियां कहती है कि शेवी भी कहती है थोड़े गाड़ियों के लिए कि हमारा लाइफ टाइम मेंटेनेंस ऑयल है, यानी आपको ऑयल चेंज ही नहीं करना कभी। देखिए ये एक बड़ा स्कैम है। आप ऑयल चेंज क्यों नहीं करोगे? ऑयल तो चेंज करना ही पड़ता है, कौन सी भी गाड़ी होने दो ऑयल चेंज आपको करना ही पड़ेगा। अगर लाइफ टाइम आप ऑयल वैसे कंसिडर करोगे तो आप समझ लीजिए ये लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसमिशन है, क्योंकि वो ट्रांसमिशन खराब होने वाला है थोड़े दिन में। तो वो खराब होने वाला ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन के लाइफ टाइम के अनुसार जो है आपका ऑयल जो है वो टिकने वाला है। अगर आप ऑयल टाइम टू टाइम चेंज करते हो, समझो 60,000 किलोमीटर 90,000 किलोमीटर पे चेंज करते हो टाइम टू टाइम रेगुलरली, तो आपको गाड़ी में ट्रांसमिशन का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो दोस्तों अब हम अपहिल की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आपकी गाड़ी में हिल होल्ड कंट्रोल है, यानी अगर आप ब्रेक दबा कर रखते हो तो आपकी गाड़ी जो है ऑटोमेटिकली होल्ड कर लेती है ब्रेक्स को थोड़े सेकेंड्स के लिए। अगर आप एक्सेलरेटर देते हो तो ब्रेक आपके रिलीज हो जाते हैं और तुरंत गाड़ी पिकअप लेना शुरू कर देती है। तो ट्रांसमिशन जो है दोस्तों अपने आप आरपीएम गाड़ी के बढ़ाएगा नहीं, या फिर ईसीयू जो है अपने आप गाड़ी का आरपीएम बढ़ाएगा नहीं, क्योंकि क्लच को सेव करना है। तो इस केस में आप थोड़ा एक्सेलरेटर दे सकते हैं जैसे मैंने अभी दिया और गाड़ी चल पड़ी है। ये हिल होल्ड केस में ठीक है। देखिए अगर आप वापस ट्रैफिक केस में आए हैं, अप हिल में आप नॉन स्टॉप एक्सेलरेटर दे रहे हो, गाड़ी हिल होल्ड पे नहीं जा रही, आप गाड़ी रोक नहीं रहे हो, वापस वही बात है कि आपकी गाड़ी जो है फालतू में क्लच का वेयर कर रही है। इसके वजह से वापस आपकी गाड़ी जो है ओवरहीट हो जाएगी। ओवर हीटिंग जो है दोस्तों वो एक टाइप के डीसीटी में हो सकता है। तो दोस्तों डीसीटी में होते हैं दो टाइप्स, एक होता है वेट क्लच, दूसरा होता है ड्राई क्लच। वेट क्लच में आपके दोनों क्लच जो है वो पूरे के पूरे एक ऑयल सम्प में इमर्स होते हैं, यानी आपके क्लच जो है वो पूरे पूरे ऑयल में भरे हुए हैं। इसके वजह से क्लच का वेयर कम होता है और क्लच ज़्यादा ओवरहीट नहीं होते। तो मैन्युफैक्चरर्स, आप कहते होंगे कि मैन्युफैक्चरर क्यों नहीं डाल रही है। इसका एक कारण है दोस्तों कि इसका एक तो कॉस्ट ज़्यादा होता है, मेंटेनेंस ज़्यादा होता है। हाँ, पर आपके ओवरऑल क्लच की लाइफ जो है वो बहुत लंबी चलती है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक बार्गेन है। दूसरा टाइप है ड्राई क्लच। ड्राई क्लच में क्लच आपके नॉर्मल मैनुअल ट्रांसमिशन की तरह पूरे पूरे ऑयल में या फिर कौन से भी ऑयल में बिल्कुल बने नहीं होते या फिर डुबाए नहीं जाते। उल्टा अगर वो आप ऑयल में डुबाते हो तो आपकी गाड़ी के ट्रांसमिशन जो है स्लिप होना या फिर पिकअप लॉस, ये सारी चीज़ें का प्रॉब्लम जो है वो आ जाता है। तो वेट क्लच में क्योंकि ऑयल नहीं है, उसको कूल डाउन करने के लिए वो ट्रांसमिशन फ्रिक्शन के वजह से हीट होने लगता है, तो उसके वजह से आपका क्लच जो है वो खराब हो सकता है। तो दोस्तों हम जो है एक सिग्नल पे आ रहे हैं, तो सिग्नल पे मैं बताऊंगा कि प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हैं क्लच की लाइफ प्रिजर्व करने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं एकदम चिपक के खड़ा हूँ थोड़ा बहुत, और आगे की गाड़ी जैसे आगे जाएगी मैं थोड़ी आगे लूँगा, फिर ब्रेक दबाऊंगा। इसमें क्या होगा कि गाड़ी का ट्रांसमिशन जो है वो गर्म होने लगेगा। इस केस में मैं बस ब्रेक छोड़ दूंगा और एक्सेलरेटर अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा दे सकते हो, या फिर क्रीप मोड पूरा कंप्लीट होने के बाद यानी 6-7 की स्पीड पे जब आपकी गाड़ी जाएगी तब आप एक्सेलरेटर दे दीजिए, और आपकी गाड़ी जो है या फिर आपके क्लच जो है वो अच्छे लॉन्ग लास्टिंग आपको मिल जाएंगे या फिर बहुत अच्छे से चल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ ये भी ध्यान में रखनी है कि आपका क्लच एंगेज होते हुए आपको कैसे पता करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आरपीएम मीटर है या फिर टैकोमीटर कहते हैं इसमें, और फिलहाल जो है वो अराउंड 900-800 आरपीएम पे सेट है। गाड़ी न्यूट्रल पे है, तो अगर मैं ड्राइव में डाल देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो आरपीएम चेंज नहीं हुआ। क्यों चेंज नहीं हुआ? क्योंकि नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पर तो मेरा पैर जो है वो ब्रेक पे है। अगर मैं ब्रेक छोड़ देता हूँ तो आसान सी बात है गाड़ी आगे चलने लगेगी, पर आपको आरपीएम मीटर में पता करना है कि आपका क्लच एंगेज हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर जब मैं ब्रेक छोड़ूंगा गाड़ी का आरपीएम आप देख सकते हो तुरंत 1000 आरपीएम पे गाड़ी सेट हो जाती है। अगर मैं ब्रेक दबाता हूँ तो तुरंत क्लच जो है वो डिसएंगेज हो जाता है, क्योंकि इंजीनियर जो है वो स्मार्ट होते हैं, तो उनको पता है कि बहुत सारे लोग जो है वो खुद से गाड़ी न्यूट्रल नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो ऐसे प्रोग्राम कर देते हैं कि आपकी गाड़ी जो है
न्यूट्रल या फिर क्लच जो है आपके डिसएंगेज हो जाए, तो गाड़ी इफेक्टिवली न्यूट्रल पे ही है आपकी। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं थोड़ा यहाँ पे ब्रेक छोड़ता हूँ ऐसे, तो फिर भी यहाँ पर ऊपर की तरफ आप देख सकते हो कि क्लच जो है वो एंगेज्ड है। तो जब मैं कह रहा था कि आपकी गाड़ी क्रीप मोड में जाती है तो आपका क्लच जो है वो एंगेज होना शुरू होता है जैसे ही आप थोड़ा भी ब्रेक छोड़ते हो। तो इस वजह से आपका क्लच जो है वो ओवरहीट होने की, ख़राब होने की, प्रेमेच्योर वेयर होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप सिर्फ ब्रेक छोड़ दीजिए, गाड़ी को स्पीड पकड़ने दीजिए अपने आप, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाँ काफ़ी स्लोली इस केस में पिक हो रहा है स्पीड। पर अगर आप तुरंत जाना चाहते हो, अगर मैं एक्सीलरेटर पे पैर दे देता हूँ तो क्रीप का फंक्शन जो है दोस्तों वो ऑटोमेटिकली ऐसे प्रोग्राम्ड होता है कि आपकी गाड़ी आउट ऑफ क्रीप मोड में चली जाए और आपके एक्सीलरेटर पे बेस्ड पे गाड़ी का क्लच जो है वो एंगेज होते जाए। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि हम आराम से चलने लगे हैं। मैंने एकदम थोड़ा एक्सीलरेटर दिया है, एकदम फास्ट गियर शिफ्ट हो रहे हैं एकदम स्मूथली, और इस हिसाब से हम आराम से जा पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वापस कि मैं स्लोप पे खड़ा हूँ और यहाँ पे प्रॉपर हिल होल्ड एक्टिवेट होने वाला है, क्योंकि जब मैं ब्रेक से पैर हटाता हूँ ये देखो गाड़ी किधर भी नहीं जा रही, हाँ थोड़ी पीछे चली जाएगी। क्लच जो है वो एक्टिवेट होने की या फिर आगे गाड़ी लेकर जाने की कोशिश करेगा, पर गाड़ी चलेगी नहीं क्योंकि उसमें उतनी पावर जनरेट नहीं हुई है। तो ये कारण हो गया। पर अगर आप स्लोप पे हो तो यहाँ पे मेरी तरह चीज़ें मत करिए। देखिए यहाँ पे ब्रेक पे पैर है, पर मैंने इतना ही थोड़ा बहुत एक्सीलरेटर दे के रखा है, मैं आगे पीछे हो रहा हूँ, इसके वजह से गाड़ी का क्लच जो है वो गर्म हो जाएगा। इसके अलावा मैं थोड़ा एक्सीलरेटर देकर एकदम धीरे धीरे से गाड़ी जो है वो आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप बहुत नेचुरली कोशिश करोगे जब घाट सेक्शन में हो और ट्रैफिक बना हुआ है, तो ये अवॉइड कर लीजिए। दोस्तों मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अवॉइड कर लो, बट इसका दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा? देखिए दूसरा ऑप्शन है कि थोड़ी गैप बनने दीजिए आपके और सामने वाले के बीच में, आप ब्रेक छोड़ दीजिए, हिल होल्ड एक्टिवेट हो जाएगा अगर आपकी गाड़ी में हिल होल्ड है तो। अगर मैं एक्सीलरेटर देता हूँ तो ये बंदी उड़ जाएगी। और अब यहाँ पर देख सकते हो ब्रेक से मैं पैर हटा रहा हूँ, एक्सीलरेटर पे तुरंत मैंने दे दिया पैर और गाड़ी तुरंत आगे बढ़ जाती है। तो थोड़ा बहुत एक्सीलरेटर दे के आधा आधा काम अगर आप करोगे तो क्लच गर्म होगा और क्लच की लाइफ तुरंत खत्म हो जाएगी। तो ये चीज़ अवॉइड कर लीजिए हिल क्लाइम्स पे।